एक अमीर अरबपति एक अजीब बीमारी से पीड़ित था और अस्पताल में कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। जब तक कि एक गरीब छोटी लड़की ने आकर नहीं कहा, मुझे पता है कि अंकल को क्या बीमारी है, जिससे सब हैरान रह गए। शानदार मुंबई में जहां गगनचुंबी इमारतें सूरज के नीचे शान से खड़ी होती हैं, एक ऐसी जगह थी जहां धन और प्रसिद्धि भी असहाय नजर आती थी। वह था मुंबई इंटरनेशनल अस्पताल का विशेष चिकित्सा इकाई, जहां हवा चिंता और तनाव से भरी हुई थी। मॉनिटर से आने वाली बीप बीप की तेज आवाजें लगातार गूंज रही थीं, जो पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और भी बिगाड़ रही थीं। सबसे आधुनिक बिस्तर पर 35 वर्षीय टेक्नोलॉजी अरबपति विक्रम सिंह, जिसे भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्योग का चमकता सितारा कहा जाता था, एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसे पैसे से नहीं जीता जा सकता था। उसके महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करने वाली स्क्रीन पर संख्याएं पागलों की तरह नाच रही थीं और फिर अचानक तेजी से नीचे गिर रही थीं। पिछले 6 घंटों में यह चौथी बार था। उसकी सांसें कमजोर, उथली और रुक रुक कर चल रही थीं। हर पल और भी मुश्किल होती जा रही थीं। डॉक्टर वर्मा, मरीज का ऑक्सीजन स्तर फिर से खतरनाक स्तर पर गिर गया है। एक युवा नर्स लगभग चिल्लाई, उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। ब्लड प्रेशर भी बहुत तेजी से गिर रहा है। आंतरिक चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉ वर्मा, जो अपने क्षेत्र के एक अनुभवी डॉक्टर थे, ने अपने चौड़े माथे पर पसीने की बूंदों को पोंछा। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने कभी इतना अजीब और जटिल मामला नहीं देखा था। देश के शीर्ष अस्पतालों से 20 सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ प्रोफेसर और डॉक्टर बुलाए गए थे और सिंगापुर और जापान के विशेषज्ञ भी मौजूद थे। हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट, टॉक्सिकोलॉजिस्ट, उन्होंने हर संभव आधुनिक परीक्षण किया था, हर उन्नत उपचार प्रोटोकॉल की कोशिश की थी, लेकिन विक्रम सिंह हवा में टिमटिमाते दीपक की तरह थे। जीवन धीरे धीरे उनके हाथों से फिसल रहा था। एमआरआई स्कैन में मस्तिष्क में कोई क्षति नहीं दिख रही है। रक्त परीक्षण भी पूरी तरह से सामान्य है, सिवाय संतृप्त ऑक्सीजन के स्तर के, जो बिना किसी कारण के गिर रहा है। दिल्ली के एक शीर्ष अस्पताल की एक महिला डॉक्टर ने मोटी मेडिकल फाइल के पन्ने पलटते हुए धीरे से कहा, ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर बिना किसी स्पष्ट कारण के एक एक करके अपने कार्यों को बंद कर रहा है। आईसीयू के कांच के दरवाजे के बाहर भी माहौल शांत नहीं था। पूरा गलियारा असामान्य रूप से अस्त व्यस्त था। काले सूट पहने हुए अंगरक्षक दोनों सिरों पर खड़े थे, जिज्ञासु पत्रकारों की भीड़ को पास आने से रोक रहे थे। एक दूसरे कोने में विक्रम सिंह की कानूनी टीम डॉक्टरों से भी ज्यादा तनावपूर्ण चेहरों के साथ फुसफुसा रही थी। उसकी हालत की खबर 3 दिन पहले बाहर लीक हो गई थी और उसकी टेक्नोलॉजी कंपनी गिगाटेक के शेयर तुरंत 20% गिर गए थे। पैसा, शक्ति, प्रसिद्धि, सब कुछ एक रहस्यमयी बीमारी के सामने असहाय लग रहा था। इस अराजक और दबाव भरे माहौल के बीच एक लगभग अदृश्य छवि थी, जो चुपचाप वेटिंग एरिया की एक बेंच के कोने में दुबकी हुई थी। वह थी अनन्या, एक 7 साल की बच्ची। वह कुर्सी पर बैठी थी। उसके छोटे पैर खरगोश के आकार की चप्पलों में हवा में झूल रहे थे। उसकी मां लक्ष्मी अस्पताल में एक सफाई कर्मचारी थी। इन दिनों कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने और अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए उसने इसी वीआईपी क्षेत्र में अतिरिक्त घंटे काम करना स्वीकार कर लिया था। अनन्या ने एक पुराने घिसे पिटे टेडी बियर को कसकर पकड़ रखा था, जिसके रोएं कई जगहों से झड़ चुके थे और प्लास्टिक की आंखें भी समय के साथ धुंधली हो गई थीं। उसकी बड़ी गोल काली आंखें हड़बड़ी में घूम रहे वयस्कों से नहीं डर रही थीं, बल्कि डॉक्टरों के चेहरे पर हर भाव को ध्यान से देख रही थीं। उसने उनकी आंखों में चिंता, उलझन और थोड़ी सी लाचारी देखी। माँ, उसने धीरे से फुसफुसाया, अपनी माँ की काम वाली वर्दी का कोना खींचते हुए। ये डॉक्टर इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं?
लक्ष्मी, जो दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद थक चुकी थी, तुरंत अपनी बेटी के बगल में घुटनों के बल बैठ गई और उसके माथे पर बिखरे बालों को सहलाया। उसने अपनी बेटी को प्यार भरी लेकिन थकी हुई आंखों से देखा। वे उस मरीज को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेरी बच्ची। कभी कभी सबसे अच्छे डॉक्टरों को भी बीमारी का पता लगाने में समय लगता है, समझी। लेकिन फिर अनन्या का ध्यान डॉक्टरों से हट गया। उसकी आंखें मोटे कांच के पार बिस्तर पर बेसुध पड़े उस आदमी पर टिक गईं, और उसी पल एक अजीब सी जानी पहचानी भावना ने उसे जकड़ लिया, जिससे उसके छोटे छोटे हाथ कांप उठे। वह याद जिसे वह इतने समय से दफनाने की कोशिश कर रही थी, अचानक जाग उठी, बिल्कुल साफ। लक्ष्मी अभी भी अपनी बेटी के कान में फुसफुसा रही थी। उसकी आवाज थकी हुई थी, लेकिन फिर भी अपनी छोटी बेटी को शांत करने के लिए कोमल थी। लेकिन अनन्या को अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसका मन उस मोटे कांच के पीछे के दृश्य में पूरी तरह से खो गया था। वहां विक्रम सिंह तारों और ट्यूबों के जाल के बीच बेसुध पड़े थे, जो उनके शरीर से अनगिनत मशीनों से जुड़े थे। उनका सीना बड़ी मुश्किल से कमजोर रूप से उठ गिर रहा था। हर सांस जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। उनकी बाढ़ करा सांस जीवन के लिए, दुश्मना सांस जीवन के लिए पार कर रही थी। त्वचा, जो कभी एक स्वस्थ व्यक्ति की थी, अब डरावनी हद तक पीली पड़ गई थी। और फिर एक सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। टेडी बियर पकड़े हुए उसके छोटे हाथ कांपने लगे। यह दृश्य इतना दर्दनाक रूप से परिचित था, जैसे अटारी के किसी कोने में भूली हुई कोई पुरानी फिल्म हो। वे यादें जिन्हें उसने दबाने की कोशिश की थी, भूलने की कोशिश की थी, अब पूरी तरह से वापस आ रही थीं, हर विवरण के साथ स्पष्ट। 8 महीने पहले इसी अस्पताल में, लेकिन शानदार वीआईपी विंग में नहीं, बल्कि तीसरी मंजिल पर जरूरतमंदों के लिए बने वार्ड में, उसके पिता रमेश भी ठीक इसी तरह के बिस्तर पर लेटे थे। अनन्या की यादों में रमेश एक मजबूत देवदार के पेड़ की तरह स्वस्थ आदमी थे। वह एक कुशल निर्माण मजदूर थे, जो दिन भर निर्माण स्थल पर धूप और हवा में काम करते थे। अनन्या को सबसे ज्यादा अच्छा तब लगता था जब उसके पिता शाम को काम से घर आते थे। थके होने के बावजूद वह उसे उठाकर अपने मजबूत कंधों पर बिठा लेते थे। अनन्या के लिए उसके पिता के कंधे दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे सुरक्षित जगह थी। फिर वह भयानक बीमारी आई। केवल 2 छोटे हफ्तों में वह मजबूत आदमी मुरझाकर अपनी ही परछाई बन गया। वह इतना कमजोर हो गया था कि खुद एक गिलास पानी भी नहीं उठा सकता था। ठीक अभी की तरह नीचे के वार्ड के डॉक्टर भी बहुत भ्रमित थे। उन्होंने सिर खुजलाया, मेडिकल रिकॉर्ड बार बार पलटे और उसके पिता के हर तरह के टेस्ट करवाए। एक्स रे, सीटी स्कैन, एमआरआई, रक्त परीक्षण। उन्होंने कैंसर, हृदय रोग से लेकर उसके पिता के काम की वजह से होने वाली फेफड़ों की बीमारियों तक सब कुछ जांच लिया। लेकिन उन्हें जो कुछ भी मिला वह केवल सिर हिलाना और यह कहना था, हमें इस तेजी से बिगड़ती हालत को समझाने के लिए कुछ भी असामान्य नहीं मिला। उसके पिता कमजोर होते गए। डॉक्टरों और उसकी मां और बेटी की लाचारी के सामने दिन ब दिन मुरझाते गए। लेकिन एक बात थी, एक बात जो केवल अनन्या ने एक बच्चे की संवेदनशीलता से महसूस की थी, वह थी एक बहुत ही अजीब गंध। यह उसके पिता के बिस्तर के चारों ओर फैली हुई थी, एक अजीब मीठी गंध। उसने एक बार एक नर्स से उस गंध के बारे में पूछा था। वह बस मुस्कुराई और उसका सिर थपथपाया, यह कहते हुए कि यह फर्श क्लीनर की गंध या लॉबी में चैपल में रखे सफेद लिली की गंध हो सकती है। लेकिन अनन्या जानती थी कि ऐसा नहीं है। फर्श क्लीनर की गंध तीखी थी और फूलों की गंध हल्की थी, लेकिन यह गंध मीठी और थोड़ी कड़वी थी, जिससे उसकी नाक में खुजली होती थी। यह मां द्वारा बनाए गए बादाम की खीर की तरह थी, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं। और फिर उसे अपने पिता की कमजोर शिकायतें याद आईं।
हर सुबह जब वह अस्पताल की खाने की ट्रे लाती तो वह कुछ ही निवाले खाकर सिर हिला देते। सब कुछ कड़वा है, अनन्या, वह फुसफुसाते। उनकी आवाज पहले से ही कर्कश होने लगी थी, जैसे किसी ने मेरे खाने में कड़वी दवा मिला दी हो। उन्होंने कहा कि उनकी पसंदीदा चाय का स्वाद भी अब कड़वे बादाम जैसा लगता है। उस समय उसने यह कहानी एक डॉक्टर को बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बस उसे और उसकी मां को एक ऐसी नजर से देखा जो बड़े लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, बच्चे कल्पनाशील होते हैं वाली नजर। उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से बीमार लोगों की स्वाद और गंध की भावना कभी कभी बदल जाती है और उसे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। किसी ने 7 साल की बच्ची पर विश्वास नहीं किया। यादों का सिलसिला विक्रम सिंह के कमरे से आने वाली एक तेज अलार्म की आवाज से टूट गया। डॉक्टर और नर्स फिर से अंदर भागे। अनन्या ने देखा कि वह आदमी धीरे धीरे बेहोश हो रहा था, ठीक उसके पिता की तरह। उसकी त्वचा भी पीली थी, उसकी सांसें भी रुक रुक कर चल रही थीं, और अब एक कांच की परत के बावजूद अनन्या को लगा जैसे वही परेशान करने वाली मीठी कड़वी गंध बाहर निकल रही है। एक भयानक सच्चाई उसके दिमाग में कौंध गई। यह कोई बीमारी नहीं थी, यह कुछ और था। कुछ ऐसा जो डॉक्टरों ने उसके पिता के मामले में नजरअंदाज कर दिया था। कुछ ऐसा जो वे अब विक्रम सिंह के मामले में नजरअंदाज कर रहे थे। उसके दिल में डर की जगह अचानक एक मजबूत संकल्प ने ले ली, जो उसकी आंखों में जल रहा था। वह अपने पिता को नहीं बचा सकी क्योंकि किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। इस बार वह ऐसा नहीं होने देगी। उसे ठीक 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 पता था कि क्या हो रहा है। वह किसी को भी खुद को नजरअंदाज नहीं करने देगी। अनन्या खड़ी हो गई, उसके छोटे पैर अब कांप नहीं रहे थे। उसने अपने टेडी बियर को एक ढाल की तरह सीने से लगा लिया। उसकी काली आंखें सीधे नर्स स्टेशन की ओर देख रही थीं, जहां बड़े लोग अभी भी अपनी उलझन में घूम रहे थे। हिम्मत जुटाने के लिए एक गहरी सांस लेकर अनन्या ने अपनी मां का हाथ छोड़ दिया। वह जानती थी कि उसकी मां थकी हुई है और वह उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो एक और व्यक्ति उसके पिता की तरह व्यर्थ में मर जाएगा। इस विचार के साथ 7 साल की बच्ची ने चलना शुरू कर दिया। उसकी छोटी चप्पलें अस्पताल के गलियारे के चमकदार फर्श पर खिसकने की आवाज कर रही थीं। सफेद कोट पहने हड़बड़ी में चल रहे वयस्कों के बीच उसकी छोटी सी सिलुएट हवा के विपरीत उड़ने की कोशिश कर रहे एक छोटे पक्षी की तरह लग रही थी। उसका गंतव्य नर्सों का स्टेशन था, जिसे पूरी मंजिल का कमांड सेंटर माना जाता था, जहां रोशनी हमेशा जलती रहती थी और लोग हमेशा व्यस्त रहते थे। सुनीता हेड, नर्स, वास्तव में बहुत व्यस्त थी। एक हाथ से वह फोन पर बात कर रही थी, दूसरे हाथ से मेडिकल रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए कीबोर्ड पर टाइप कर रही थी और मुंह से लगातार दूसरी नर्सों को निर्देश दे रही थी। इस शोरगुल के बीच उसने अपने सफेद कोट के कोने पर एक हल्के खिंचाव पर लगभग ध्यान नहीं दिया। माफ कीजिएगा मैम, एक साफ लेकिन थोड़ी झिझक भरी आवाज आई। मुझे डॉक्टर से उस मरीज के बारे में कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। सुनीता ने बस नीचे देखा। एक बड़ी गोल आंखों वाली छोटी लड़की उसे देख रही थी। वह अनजाने में मुस्कुराई। एक वयस्क की बच्चों के लिए मुस्कान, एक जल्दबाजी और अधीरता वाली मुस्कान। अनन्या प्यारी, उसने कंप्यूटर स्क्रीन से नजरें हटाए बिना कहा, अभी नहीं बेटा, डॉक्टर बहुत व्यस्त हैं, वे किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसने एक परिचित दिलासा देने वाले लहजे में कहा, क्यों ना तुम अपनी मां के साथ बैठकर कुछ तस्वीरें बनाओ, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो आकर देखूंगी। लेकिन अनन्या कोई ऐसी बच्ची नहीं थी जिसे आसानी से बहलाया जा सके, कम से कम अभी तो नहीं। उसके दिल की तात्कालिकता उसके डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। लेकिन मुझे पता है कि उन्हें क्या बीमारी है। उसकी आवाज थोड़ी और दृढ़, थोड़ी और ऊंची हो गई। उसने अपने पंजों पर खड़े होने की कोशिश की ताकि बड़े लोग उसे बेहतर देख और पंडे लोग आई सुन सकें।
मेरे पापा को भी ठीक यही हुआ था और डॉक्टर बीमारी का पता नहीं लगा पाए थे। इस वाक्य ने हवा में जैसे किसी अदृश्य तार को छू लिया, लेकिन जिसने इस पर ध्यान दिया वह हेड नर्स नहीं बल्कि कोई और था। अनन्या, एक परिचित आवाज आई, लेकिन आज वह इतनी सख्त और कठोर क्यों थी? अनन्या की मां लक्ष्मी अपनी सफाई की ट्रॉली को खड़खड़ाते हुए जल्दी से पास आई। उसका चेहरा लाल था, कुछ घंटों की लंबी मेहनत के बाद, थकान से और कुछ शर्म और चिंता से। उसकी बेटी महत्वपूर्ण समय में महत्वपूर्ण लोगों को परेशान कर रही थी। उसके जैसी एक साधारण मेहनती महिला के लिए यह एक डरावनी बात थी। मुझे बहुत खेद है सिस्टर, लक्ष्मी ने जल्दी से कहा, अपनी बेटी को अपनी ओर खींचते हुए। यह मरीज के लिए चिंतित है, इसलिए वह अभी बच्ची है, कृपया उसे माफ कर दें। फिर वह अपनी बेटी की ओर मुड़ी। उसकी आवाज धीमी हो गई, लेकिन अभी भी गंभीर थी। मेरे साथ यहां आओ। तुम यहां आकर डॉक्टरों और नर्सों को परेशान क्यों कर रही हो, जब वे किसी की जान बचा रहे हैं? मां, मैं परेशान नहीं कर रही हूं। अनन्या लगभग रो पड़ी। जब उसकी मां उसे खींच रही थी तो उसने रुकने की कोशिश की। मैं मदद करने की कोशिश कर रही हूं। तुम्हें याद नहीं है जब पापा बीमार थे? मैंने भी बताया था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब भी कोई इस अंकल के बारे में मेरी बात नहीं सुन रहा है। फिर वह मर जाएंगे। वह पापा की तरह ही मर जाएंगे मां। बस। लक्ष्मी धीरे से चिल्लाई। उसकी आवाज में गुस्सा और प्यार दोनों थे। वह अपनी बेटी को एक शांत कोने में ले गई, एक बड़ी खिड़की के पास जो नीचे हरे भरे पार्क को देखती थी। वह अपनी बेटी की आंसू भरी आंखों में सीधे देखने के लिए घुटनों के बल बैठ गई। अनन्या, उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज अब बहुत नरम हो गई थी। मुझे पता है कि तुम्हें पापा की बहुत याद आती है। हम दोनों को उनकी बहुत याद आती है। उसने अपनी बेटी के आंसू पोंछे। लेकिन तुम यह नहीं सोच सकती कि हर बीमार व्यक्ति पापा जैसा ही है। पापा के साथ जो हुआ वह एक दुर्भाग्य था, समझी। उसने आईसीयू की ओर इशारा किया, जहां डॉक्टर अभी भी अंदर बाहर दौड़ रहे थे। देखो, ये देश के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। दुनिया के सबसे मार्का आईसीयू की ओर इशारा किया, जहां डॉक्टर अभी भी अंदर अच्छे डॉक्टर हैं। उनके पास मशीनें हैं, ज्ञान है। वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं बेटा। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, वह बस चुप रही। उसकी मां की बातें बहुत तर्कसंगत लग रही थीं, लेकिन उसका दिल कुछ और कह रहा था। उसने कल्पना नहीं की थी, उसने देखा था, सूंघा था, महसूस किया था। कांच की खिड़की के पार अनन्या ने असहाय होकर डॉक्टरों के एक और समूह को सुरक्षात्मक कपड़े पहनकर कमरे में भागते देखा। उसने डॉ. वर्मा को भी देखा, जो यहाँ के प्रभारी लग रहे थे, एक अन्य विशेषज्ञ से बात करते हुए उलझन में सिर हिला रहे थे। क्या वे सच में इतने अच्छे हैं? अनन्या ने खुद से पूछा। उसने गिना, शायद 20 प्रसिद्ध डॉक्टर और प्रोफेसर उस कमरे में आ जा चुके थे, लेकिन हर कोई डरा हुआ और तनाव में लग रहा था। उनकी आंखें, उनका सिर हिलाना, सब कुछ ठीक उन डॉक्टरों जैसा था जो 8 महीने पहले उसके पिता को नहीं बचा पाए थे। बड़े लोग हमेशा कहते हैं कि वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन शायद कभी कभी वे वास्तव में नहीं जानते, और उनके न जानने में उसके पिता चले गए। अब शायद एक और व्यक्ति जाने वाला है। वह छोटी लड़की वहां चुपचाप और अकेली खड़ी थी, अपने टेडी बियर को कसकर पकड़े हुए, यह महसूस करते हुए कि वह इस दुनिया में अकेली है जो सच्चाई जानती है। उस रात अनन्या लगभग सोई नहीं। वह उस छोटे से फोल्डिंग बेड पर लेटी थी जो अस्पताल ने उसकी मां और उसे उधार दिया था, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। बाहर मशीनों की आवाजें नियमित रूप से गूंज रही थीं। कदमों की आहट अभी भी तेज थी और लोगों की फुसफुसाहट जारी थी। वह जानती थी कि वह और इंतजार नहीं कर सकती। बड़े लोग थक सकते हैं, हार मान सकते हैं, लेकिन वह नहीं। उसके पिता नहीं बच पाए
वह विक्रम सिंह को उसी भाग्य का सामना नहीं करने दे सकती थी। अगली सुबह जब मुंबई के कोहरे से पहली किरणें भी नहीं निकल पाई थीं, जब पूरा अस्पताल एक लंबी थका देने वाली रात के बाद भी थकान में डूबा हुआ था, अनन्या ने एक साहसिक निर्णय लिया। अपनी मां के रात की लंबी शिफ्ट के बाद झपकी लेने का फायदा उठाते हुए वह परिवार के प्रतीक्षालय से बाहर निकल गई। उसके हाथ में एक गहरे पीले रंग की फाइल थी। यह उसके पिता के सभी मेडिकल रिकॉर्ड थे, जिन्हें उसकी मां एक यादगार वस्तु की तरह सावधानी से रखती थी। उसे इसे बिना पूछे लेना पड़ा, क्योंकि वह जानती थी कि यही उसका एकमात्र सबूत है। वह डॉ. वर्मा के कार्यालय में गई। कमरा मेडिकल दस्तावेजों के ढेरों और कुछ आधे पिए हुए कॉफी के कपों से भरा हुआ था। डॉ. वर्मा वहां बैठे थे। उनका चेहरा लगातार 18 घंटे जागने के कारण थका हुआ था। वह सुबह तीसरी बार विक्रम सिंह के रक्त परीक्षण के परिणामों को बार बार देख रहे थे, इस उम्मीद में कि उन्हें कोई छोटा सा विवरण मिल जाएगा जिसे उन्होंने और उनके सहयोगियों ने नजरअंदाज कर दिया था। अचानक एक छोटी लेकिन दृढ़ आवाज ने उनके विचारों के क्रम को तोड़ दिया। डॉक्टर साहब, कृपया मुझे आपसे थोड़ी बात करने दीजिए। मुझे सच में आपसे विक्रम अंकल की बीमारी के बारे में बात करनी है। डॉक्टर वर्मा ने थोड़ा चिढ़कर सिर उठाया। उन्होंने नीचे देखा और अनन्या को अपनी कुर्सी के ठीक बगल में खड़ा पाया। उसकी काली आंखें सीधे उन्हें देख रही थीं, एक ऐसी नजर जिसमें एक अजीब संकल्प था जो 7 साल की बच्ची के लिए बहुत ज्यादा था। बच्ची, तुम यहां कैसे आई? उन्होंने थकी हुई आवाज में थोड़ा कठोरता से कहा। मैं बहुत व्यस्त हूं। इंटेंसिव केयर यूनिट कोई खेल का मैदान नहीं है। लेकिन अनन्या बिल्कुल नहीं डरी। उसने एक स्पष्ट और साफ तरीके से जवाब दिया, जिससे डॉक्टर हैरान रह गए। जी, मेरा नाम अनन्या है। मेरी मां यहां रात की शिफ्ट में सफाई कर्मी है। उसने आगे कहा। उसकी आवाज में तात्कालिकता थी। विक्रम अंकल मर जाएंगे अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। वह ठीक वैसे ही मर जाएंगे जैसे 8 महीने पहले मेरे पापा मरे थे, इसी बीमारी से। उस पूल करमाई से। छोटी लड़की की आवाज में कुछ था, जिस तरह से उसने अपने पिता की मृत्यु के बारे में सीधे सीधे बिना किसी भावुकता के बात की। उसकी निडर सीधी नजर ने डॉ. वर्मा को रुकने पर मजबूर कर दिया। कई दिनों की व्यर्थ खोज के बाद की निराशा ने अचानक उन्हें सबसे बेतुकी लगने वाली बातों के प्रति भी अधिक खुला बना दिया। उन्होंने अपनी कुर्सी घुमाकर उस छोटी लड़की को सीधे देखा। उनकी आवाज नरम हो गई थी। अनन्या, मैं सराहना करता हूं कि तुम मदद करना चाहती हो, और मुझे तुम्हारे पिता के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने धीरे से लेकिन अभी भी तर्कसंगत रूप से कहा। लेकिन चिकित्सा एक बहुत ही जटिल क्षेत्र है। विक्रम अंकल का इलाज कर रहे डॉक्टर शीर्ष विशेषज्ञ हैं। उन्हें मानव शरीर को समझने के लिए दशकों तक प्रशिक्षित किया गया है। उनके जवाब में अनन्या ने बहस नहीं की। उसने बस चुपचाप अपने हाथ में रखी फाइल खोली। यह उसके पिता रमेश के सभी मेडिकल रिकॉर्ड थे, जो अस्पताल के चैरिटी वार्ड में 2 सप्ताह के इलाज के दौरान बने थे। डॉ. वर्मा की भौहें तन गईं। उन्होंने अस्पताल की आधिकारिक मुहर पहचानी। बच्ची, तुम्हें ये दस्तावेज कहाँ से मिले? रोगी के रिकॉर्ड गोपनीय होते हैं। मुझे इन्हें लेना पड़ा क्योंकि कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा था। अनन्या ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज अचानक और मजबूत हो गई। जब मेरे पापा बीमार थे तो उनके शरीर से मीठी बादाम जैसी गंध आती थी, ठीक वैसी ही जैसी अब विक्रम अंकल के कमरे में आ रही है। दोनों को एक ही तरह से सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उनकी त्वचा भी एक ही तरह से पीली पड़ गई और डॉक्टरों ने भी हर तरह के टेस्ट किए, लेकिन बीमारी का पता नहीं लगा पाए। डॉक. वर्मा चुप हो गए। वे आगे की ओर झुक गए। एक अनुभवी चिकित्सा पेशेवर की जिज्ञासा उनके अंदर जाग उठी, जिसने नियमों के बारे में उनकी चिंताओं को दबा दिया। अनन्या, उन्होंने पूछा, और इस बार उनकी आवाज में संदेह नहीं
बल्कि गहरी एकाग्रता थी। क्या तुम मुझे उस बादाम की गंध के बारे में और विस्तार से बता सकती हो? अनन्या का चेहरा उम्मीद से चमक उठा। अंत में अंत में एक वयस्क ने उसे भगाने के बजाय उससे विवरण पूछा था। जी, यह सामान्य बादाम की गंध जैसी नहीं है, उसने स्पष्ट रूप से समझाया। यह मीठी है, लेकिन इसमें थोड़ी कड़वाहट भी है और यह दिन ब दिन तेज होती जाती है। पापा के कमरे में आखिरी दिनों में गंध इतनी तेज हो गई थी कि थोड़ी देर वहां रहने पर मुझे चक्कर आने लगते थे। विक्रम अंकल के कमरे में अब ठीक वैसी ही गंध है और यह भी पापा की तरह ही तेज होती जा रही है। डॉ वर्मा अभी उन बहुमूल्य सूचनाओं को पचा भी नहीं पाए थे कि अचानक आईसीयू से अलार्म की घंटी बजने लगी। विक्रम सिंह फिर से गंभीर स्थिति में थे। वह उठे और आपातकालीन कक्ष की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वह भागे, अनन्या के सटीक विवरण उनके दिमाग में गूंजते रहे। मीठी लेकिन कड़वी बादाम की गंध, बढ़ती हुई गंध, अज्ञात कारण से श्वसन विफलता। बहुत पहले की एक भूली हुई याद छात्र जीवन में टॉक्सिकोलॉजी पर एक व्याख्यान से अचानक खतरनाक रूप से स्पष्ट हो गई। कड़वे बादाम की गंध, यह एक अत्यंत खतरनाक प्रकार की विषाक्तता का क्लासिक अचूक संकेत था। एक प्रकार का जहर जिसे सामान्य रक्त परीक्षणों से पता लगाना बहुत मुश्किल था। एक भयानक सच्चाई का खुलासा हुआ था। अरबों रुपए की मशीनों से नहीं, बल्कि एक 7 साल की बच्ची की याददाश्त से। डॉ वर्मा ने दरवाजा खोला और एक तूफान की तरह इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में घुस गए। अंदर का नजारा किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था। मेडिकल टीम पागलों की तरह काम कर रही थी। हड़बड़ी में हार्ट मॉनिटर से तेज घंटियां बज रही थीं। विक्रम सिंह की हृदय गति 140 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गई थी। तंत्रिका संबंधी प्रतिक्रिया बहुत तेजी से बिगड़ रही है। एक युवा डॉक्टर ने तनावपूर्ण आवाज में सूचना दी। पुतलियां प्रकाश पर बहुत धीमी प्रतिक्रिया दे रही हैं। लगभग सभी रिफ्लेक्स खत्म हो गए हैं। अधिकतम ऑक्सीजन देने के बावजूद त्वचा का रंग और खराब हो रहा है। पूरी टीम समय के खिलाफ दौड़ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मौत अभी भी जीत रही है। कमरे में घुसते ही एक तेज गंध डॉ वर्मा की नाक में घुस गई। वही मीठी, कड़वी बादाम की गंध जिसका वर्णन अनन्या ने किया था, अब पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। लगभग कमरे की बंद जगह को पूरी तरह से ढक रही थी। उस छोटी लड़की के शब्द उनके कानों में एक डरावनी स्पष्टता के साथ गूंज रहे थे। इस उथल-पुथल के बीच उन्होंने अचानक एक ऐसा आदेश दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। सब लोग एक कदम पीछे हटें। उनकी आवाज अधिकारपूर्वक गूंजी जिसने अराजकता को तोड़ दिया। डॉ वर्मा, आप क्या कर रहे हैं? हम उसे खो रहे हैं। दिल्ली के अस्पताल की महिला डॉक्टर ने विरोध किया। उसके हाथ अभी भी वेंटिलेटर के नियंत्रण से नहीं हटे थे। अधिकतम सहायता के बावजूद ऑक्सीजन का स्तर गिर रहा है। अगर हम उसे तुरंत इंट्यूबेट नहीं करते हैं तो वह। बादाम की गंध। डॉ वर्मा ने बीच में ही टोक दिया। उनकी आंखें उनके सहयोगियों पर घूमीं। क्या किसी ने ध्यान दिया है कि यह गंध कितनी तेज हो गई है? यह कीटाणुनाशक या फूलों से नहीं आ रही है। टीम ने एक दूसरे को उलझन भरी नजरों से देखा। युवा डॉक्टर ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसका चेहरा उलझन से बदलकर अत्यधिक चिंता में बदल गया। हाँ सर, कल मैंने नर्सों से इस गंध के बारे में बात की थी। मुझे लगा कि यह अस्पताल का कोई नया एयर फ्रेशनर है, लेकिन यह सच है कि यह दिन ब दिन तेज होती जा रही है। अब यह लगभग मतली पैदा कर रही है। डॉ वर्मा का दिल धड़कने लगा जब एक घातक पहेली के टुकड़े एक दूसरे के साथ पूरी तरह से फिट होने लगे। उन्होंने एक नर्स की ओर मुड़कर एक निर्णायक आदेश दिया। प्रयोगशाला से साइनाइड के लिए तत्काल रक्त परीक्षण का अनुरोध करें। तुरंत उन्हें स्पष्ट रूप से बताएं कि यह सामान्य टॉक्सिकोलॉजी पैनल नहीं है,
जो हम करते हैं, बल्कि एक विशिष्ट हाइड्रोजन साइनाइड मात्रात्मक परीक्षण है। साइनाइड, वह महिला डॉक्टर स्तब्ध रह गई। उसके हाथ नियंत्रण कक्ष पर जम गए। डॉ वर्मा, हम हर दिन व्यापक टॉक्सिकोलॉजी पैनल चला रहे हैं। विषाक्तता का कोई संकेत नहीं है और निश्चित रूप से साइनाइड से संबंधित कुछ भी नहीं है। मानक स्क्रीनिंग परीक्षण अक्सर साइनाइड को छोड़ देते हैं, खासकर जब इसे कई दिनों तक छोटी लेकिन बार बार की खुराक में शरीर में डाला जाता है। डॉ वर्मा ने तेजी से समझाया। वर्षों का चिकित्सा ज्ञान बह निकला। मीठी बादाम की गंध हाइड्रोजन साइनाइड विषाक्तता का क्लासिक संकेत है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के बावजूद श्वसन विफलता का बिगड़ना, अज्ञात कारण से पूरे शरीर की कमजोरी, और वह नीली, धूसर त्वचा भी, सभी क्लासिक लक्षणों से मेल खाते हैं। बाहर गलियारे में अनन्या ठंडे कांच पर अपना चेहरा दबाए सांस रोके हर घटनाक्रम को देख रही थी। उसकी मां लक्ष्मी ने अपनी बेटी को ढूंढ लिया था और उसे उस डरावने दृश्य से दूर खींचने की कोशिश कर रही थी। अनन्या, अंदर चलो, मां के साथ मत देखो बेटा। लेकिन अनन्या ने अपनी आंखें नहीं हटाईं। उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज उम्मीद और कांपते हुए मिली जुली थी। उसकी सांस ने कांच का एक हिस्सा धुंधला कर दिया। मां देखो। उन्होंने आखिरकार मेरी बात सुनी। वे उस जहर का परीक्षण करने जा रहे हैं जिसने पापा को मार डाला। वे उसे बचा लेंगे। लक्ष्मी रुक गई। उसकी बेटी के शब्द उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह लगे। उसने कमरे के अंदर देखा और फिर अपनी 7 साल की बेटी को देखा। क्या यह हो सकता है? क्या उसकी बेटी जो कह रही थी वह कल्पना नहीं थी? परिणाम के लिए 47 मिनट का इंतजार एक सदी जैसा लंबा लगा। अंत में एक नर्स परीक्षण के परिणाम लेकर दौड़ी और डॉ वर्मा का सबसे बुरा डर अकाट्य संख्याओं से पुष्टि हो गया। विक्रम सिंह के रक्त में हाइड्रोजन साइनाइड का स्तर जानलेवा रूप से उच्च था। यह एक बड़ी खुराक नहीं थी, बल्कि कई दिनों तक सावधानीपूर्वक गणना की गई एक व्यवस्थित विषाक्तता प्रक्रिया का परिणाम था, ताकि एक प्राकृतिक बीमारी का भ्रम पैदा किया जा सके। यह एक जानबूझकर की गई हत्या का प्रयास है। डॉ वर्मा ने पूरी टीम को सूचित किया। उनकी आवाज कड़ी हो गई। परिणाम पत्र पकड़े हुए उनके हाथ थकावट और सदमे से थोड़ा कांप रहे थे। किसी ने जानबूझकर गणना की गई खुराक में साइनाइड का इस्तेमाल किया है, शायद भोजन या दवा के माध्यम से समय की गणना करके धीमी गिरावट पैदा करने के लिए, ताकि चिकित्सा समुदाय को धोखा दिया जा सके। 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना पूरी टीम ने तुरंत साइनाइड विषाक्तता के लिए आपातकालीन प्रोटोकॉल शुरू कर दिया। उन्होंने विक्रम सिंह को उच्च खुराक ऑक्सीजन दिए, सोडियम थायोसल्फेट का अंतःशिरा जलसेक शुरू किया, जो एक विशिष्ट मारक है, और उसके आंतरिक अंगों की रक्षा के लिए अन्य सहायक उपाय किए। बाहर गलियारे में अनन्या फर्श पर बैठ गई। आंसू बारिश की तरह बहने लगे। वह मजबूत थी, दृढ़ थी। उसने लड़ाई लड़ी थी, और अब जब उम्मीद की किरण जगी तो उसने खुद को कमजोर होने दिया। वह सिसकने लगी, एक ऐसी सिसकी जिसमें 8 महीने से दबा हुआ दर्द था। पापा, वह सिसकियों के बीच फुसफुसाई, आप बच सकते थे। काश उन्होंने मेरी बात सुनी होती। काश उन्होंने आपके लिए इस जहर का परीक्षण किया होता, तो आपको इस तरह अकेले नहीं मरना पड़ता। लक्ष्मी अपनी बेटी के बगल में घुटनों के बल बैठ गई। उसका दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। इस क्षण तक उसे वास्तव में उस दर्द और सच्चाई के भारी बोझ का एहसास हुआ जिसे उसकी छोटी बेटी इतने समय से अकेले ढो रही थी। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। अनन्या, तुमने उन्हें पापा के लक्षणों के बारे में बताने की कोशिश की थी, है ना बेटा? अजीब गंध के बारे में, खाने में कड़वे स्वाद के बारे में। अनन्या ने अपनी मां की बाहों में सिर हिलाया। उसका छोटा शरीर कांप रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि मैं सिर्फ एक छोटी बच्ची हूं, मुझे चिकित्सा के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा कि बच्चे डरने पर कहानियां बनाते।
हैं। लेकिन मुझे पता था कि कुछ गलत है। माँ, मुझे पता था कि कोई पापा को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन मैं किसी को भी मुझ पर विश्वास नहीं दिला सकी। लक्ष्मी ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। पश्चाताप और अपनी बेटी के लिए असीम प्यार के आंसू बहने लगे। पहली बार उसने सच्चाई को एक पूर्वाग्रही वयस्क की आंखों से नहीं, बल्कि अपनी बेटी की साफ और साहसी आंखों से देखा। 20 मिनट बाद डॉ. वर्मा आईसीयू से बाहर निकले। उनके चेहरे पर अब पहले जैसा अत्यधिक तनाव नहीं था। इसके बजाय एक सतर्क राहत और गहरा सम्मान था। पिछले 3 दिनों में यह पहली बार था जब किसी ने उनकी थकी हुई आंखों में उम्मीद की एक सच्ची किरण देखी थी। वह अपने सहयोगियों या कानूनी टीम की ओर नहीं गए, बल्कि सीधे अनन्या और उसकी मां के पास गए। उन्होंने ठंडे फर्श पर एक घुटना टिकाया ताकि उनकी आंखें उस छोटी लड़की के बराबर हों। अनन्या, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज सच्ची और गर्म थी। आज रात तुमने विक्रम अंकल की जान बचाई है। अगर तुमने हमें बादाम की गंध और अपने पिता की बीमारी से उसके संबंध के बारे में दृढ़ता से नहीं बताया होता, तो वह शायद कुछ ही घंटों में नहीं बचते। उनके खून में जहर का स्तर लगभग घातक सीमा तक पहुंच गया था। अनन्या ने डॉक्टर की ओर देखा। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, लेकिन उनमें एक सुकून की चमक थी। क्या वह सच में ठीक हो जाएंगे? वह मारक दवा पर अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनके महत्वपूर्ण संकेत स्थिर होने लगे हैं। डाउ. वर्मा ने उसे आश्वस्त किया, लेकिन फिर उन्होंने जोड़ा। उनकी आवाज गंभीर हो गई। हालांकि अनन्या, अब हमारे पास एक बड़ी और कहीं अधिक खतरनाक समस्या है। कोई एक परिष्कृत जहर का उपयोग करके व्यवस्थित रूप से लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है, और वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से इस अस्पताल में आसानी से आ जा सकता है। जब तक हम यह पता नहीं लगा लेते कि वह कौन है, विक्रम सिंह अभी भी खतरे में हैं। जैसे ही उनके शब्द खत्म हुए, मानो उन्हें बुलाया गया हो। गलियारे के अंत में एक महिला पुलिस वर्दी में 2 पुलिस अधिकारियों के साथ दिखाई दी। साइनाइड विषाक्तता के परिणाम की पुष्टि होते ही पुलिस बल को बुला लिया गया था। मुंबई इंटरनेशनल अस्पताल, एक जान बचाने वाली जगह, अब एक गंभीर हत्या के मामले का घटनास्थल बन गया था। वह महिला इंस्पेक्टर कविता शर्मा थीं, जो अपराध जांच में 12 साल के अनुभव के साथ एक अनुभवी अन्वेषक थीं। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा अजीब मामला नहीं देखा था। एक 7 साल की बच्ची ने एक विषाक्तता के मामले को सुलझाया था, जिसमें दुनिया के 20 शीर्ष डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। इंस्पेक्टर कविता ने अनन्या से एक पुलिस अधिकारी की तरह संपर्क नहीं किया। वह मां और बेटी को अस्पताल के एक शांत बैठक कक्ष में ले गईं। एक औपचारिक कुर्सी पर बैठने के बजाय वह अनन्या के सामने फर्श पर पालथी मारकर बैठ गईं, ताकि बच्ची को दबाव महसूस नहीं गई हो। अनन्या, उन्होंने एक बड़ी बहन की तरह कोमल आवाज में कहा, मुझे पता है कि यह बहुत डरावना है, लेकिन मुझे चाहिए कि तुम मुझे वह सब कुछ बताओ जो तुम्हें अपने पिता के अस्पताल में रहने के दिनों के बारे में याद है, चाहे वह सबसे छोटी जानकारी ही क्यों न हो जो तुम्हें महत्वहीन लगे। अनन्या ने अपने टेडी बियर को कसकर पकड़ लिया और चिंता से अपनी मां की ओर देखा। लक्ष्मी ने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा और उसे आश्वस्त करने के लिए धीरे से सिर हिलाया। जो कुछ हुआ था, उसके बाद उसे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। अनन्या ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन हर शब्द बहुत सटीक था। उसने उन लोगों के बारे में बताया जो उसके पिता से मिलने आए थे, जैसे कि निर्माण दल में उसके पिता के साथ काम करने वाले चाचा, या उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने वाली आंटी जो उसके लिए जूस लाई थीं। फिर वह अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव आ गया। क्या हुआ बेटा? लक्ष्मी ने धीरे से पूछा, अपनी बेटी के बालों को सहलाते हुए। जी, एक नर्स थी, अनन्या ने धीरे धीरे कहा। एक नर्स जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह दूसरी नर्सों की तरह नहीं थी।
वह केवल मिलने के समय आती थी, कभी भी तब नहीं आती थी जब नर्सें दवा देने या जांच करने आती थीं। वह मेरे साथ बहुत अच्छी थी, मुझे कैंडी और कलरिंग बुक देती थी, लेकिन वह अपने हाथों से पापा के आईवी बैग को समायोजित करने में बहुत समय बिताती थी और पापा के लिए विशेष पेय भी लाती थी जो उसने कहा था कि उन्हें बेहतर महसूस करने में मदद करेगा। इंस्पेक्टर कविता आगे की ओर झुकीं, एक भी शब्द नहीं छोड़ा। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वह नर्स कैसी दिखती थी? अनन्या ने बेहतर याद करने की कोशिश करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जी, उसके सुनहरे बाल थे, पोनीटेल में बंधे हुए। उसने लाल फ्रेम का चश्मा पहना था। वह लंबी और पतली थी और उसके शरीर से हमेशा अस्पताल के नीचे की फार्मेसी जैसी परफ्यूम की गंध आती थी। अनन्या को यह भी याद था कि उसने अपना नाम केनी बताया था, लेकिन उसने कभी उसका नाम टैग नहीं देखा था। लक्ष्मी का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। अनन्या, तुमने मुझे इस विशेष नर्स के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसने कहा था कि यह हम दोनों का रहस्य है। अनन्या ने मासूमियत से जवाब दिया। उसने कहा था कि कुछ मरीजों को विशेष अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है, जिसे अन्य नर्सें नहीं जानती। उसने मुझे चेतावनी दी थी कि मैं उसके आने के बारे में किसी को न बताऊं, क्योंकि उसे डर था कि इससे अन्य नर्सों को दुख होगा। एक सिहरन इंस्पेक्टर कविता की रीढ़ में दौड़ गई। एक रहस्यमयी नर्स जिसका कोई नाम टैग नहीं था, अनधिकृत उपचार कर रही थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बच्चे को रहस्य रखने के लिए हेरफेर कर रही थी। यह एक शिकारी का क्लासिक व्यवहार था। हत्या के अपराध के लिए एक आदर्श आवरण बनाने के लिए एक पूरी तरह से सुनियोजित योजना। अनन्या के मासूम स्पष्टीकरण ने एक चालाक और क्रूर साजिश का पर्दाफाश कर दिया था। वह बच्ची सिर्फ एक गवाह नहीं थी, वह अकेली थी जिसने शैतान का चेहरा देखा था जब वह एक देवदूत का वेश धारण कर रहा था। बैठक कक्ष में हवा अचानक भारी हो गई। रहस्यमयी नर्स के बारे में अनन्या के मासूम शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों पर गहरा असर डाला। एक अजनबी जो एक स्वास्थ्यकर्मी का वेश धारण कर रहा था, जानबूझकर मरीजों से संपर्क कर रहा था और अपनी हरकतों को छिपाने के लिए एक बच्चे को हेरफेर कर रहा था। यह अब कोई संयोग नहीं था, यह एक योजना थी जिसकी हर विस्तार से गणना की गई थी। इंस्पेक्टर कविता ने अपनी आवाज को यथासंभव शांत रखने की कोशिश की। वह जानती थी कि इस समय वयस्कों की कोई भी घबराहट उस छोटी लड़की को डरा सकती है। उसने धीरे से पूछा, उसकी आवाज इतनी कोमल थी जैसे वह एक छोटी बहन से बात कर रही हो। अनन्या, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तुम याद करने की कोशिश कर सकती हो कि विक्रम अंकल के अस्पताल में रहने के दौरान क्या तुमने इस महिला को अस्पताल में कहीं और देखा था? अनन्या एक पल के लिए चुप रही। उसने छत की ओर देखा। उसकी बड़ी गोल आंखें झपक रही थीं। वह अपनी याददाश्त में हर छवि को खंगालने की कोशिश कर रही थी, और फिर उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। डर से नहीं, बल्कि एक भयानक एहसास से जो अभी अभी कौंधा था। जी हाँ, उसने दृढ़ता से कहा। कल जब माँ मुझे खींच रही थी, जब मैं हेड नर्स से बादाम की गंध के बारे में बात करने की कोशिश कर रही थी, मैंने उसे देखा था। अनन्या ने बाहर गलियारे की ओर इशारा किया। वह विक्रम अंकल के कमरे के पास से गुजरी थी। इस बार उसने नर्स की वर्दी नहीं पहनी थी, उसने सामान्य कपड़े पहने थे, लेकिन मैं निश्चित हूं कि वह वही थी। मैंने अभी भी उसके लाल फ्रेम के चश्मे और सुनहरे पोनीटेल को पहचान लिया। कमरा एक घातक चुप्पी में डूब गया। अनन्या के दावे ने एक भयानक अपराध की तस्वीर को पूरा करने वाले अंतिम टुकड़े की तरह काम किया। जिसने 8 महीने पहले अनन्या के पिता को मारा था, वह अब वापस आ गया था। एक और लक्ष्य को निशाना बना रहा था, और वह बहुत करीब था। तुरंत इंस्पेक्टर कविता ने पूरी फोर्स को सक्रिय कर दिया। अस्पताल के सुरक्षा कक्ष को एक अस्थायी कमांड सेंटर में बदल दिया गया।
पुलिस विभाग के एक विशेषज्ञ स्केच आर्टिस्ट को बुलाया गया। अनन्या डरने के बजाय बहुत सहयोगी साबित हुई। वह धैर्यपूर्वक कलाकार के बगल में बैठी और उस रहस्यमयी नर्स केनी के बारे में हर विवरण का वर्णन किया जो उसे याद था। जी, उसके बाएं हाथ पर, यहाँ पर अंकल। अनन्या ने अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच अपने हाथ के पिछले हिस्से की ओर इशारा किया। एक छोटा सा निशान है। और जब वह मुस्कुराती थी तो उसका एक सामने का दांत थोड़ा टेढ़ा था। उसने यह भी याद किया कि वह हमेशा एक बड़ा काला हैंडबैग रखती थी जिसमें चांदी का ताला था। कलाकार स्केच बनाते हुए हैरान था। इस 7 साल की बच्ची की याददाश्त अविश्वसनीय रूप से तेज और विस्तृत थी। कागज पर हर रेखा धीरे धीरे एक ऐसी महिला की छवि बना रही थी जिसका बाहरी रूप मैत्रीपूर्ण था, लेकिन जिसके पीछे एक बर्फीला दिल छिपा था। इस बीच अन्य जांचकर्ता एक विशाल डेटा भंडार का सामना कर रहे थे। अस्पताल के सैकड़ों सुरक्षा कैमरों से महीनों की रिकॉर्डिंग, साथ ही कर्मचारियों के रिकॉर्ड और आगंतुक लॉग के ढेर। डॉ. वर्मा ने उन सभी लोगों की एक विस्तृत सूची भी प्रदान की जो पिछले 3 दिनों में विक्रम सिंह के कमरे में आए थे। डॉक्टरों, नर्सों, विशेषज्ञों से लेकर सफाई कर्मचारियों और यहां तक कि फूल और पत्र वितरित करने वाले स्वयंसेवकों तक। इसमें एक बहुत ही अतार्किक बात है। इंस्पेक्टर कविता ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को समझाया जब वह मामले का सीधे निर्देशन करने के लिए पहुंचे। हमने विक्रम सिंह के कमरे में प्रवेश करने वाले सभी आधिकारिक अस्पताल कर्मचारियों की पहचान की जांच की है, लेकिन गलियारे के सुरक्षा कैमरे ने पिछले 3 दिनों में कम से कम 6 बार रिकॉर्ड किया है। एक व्यक्ति मेडिकल वर्दी में उसके कमरे में ठीक शिफ्ट बदलने के समय गया था। उसने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर इशारा किया। यह वह समय है जब पुरानी और नई शिफ्ट की नर्सें काम सौंपने में व्यस्त होती हैं और कम ध्यान देती हैं। यह व्यक्ति हमेशा मास्क, सर्जिकल कैप पहनता है और चलते समय सिर झुकाए रखता है, जो पहचाने जाने से बचने के लिए एक बहुत ही पेशेवर तरीका है। जांच दल ने अपनी खोज का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने न केवल विक्रम सिंह या अनन्या के पिता के रिकॉर्ड को फिर से देखा, बल्कि अस्पताल के पिछले मामलों की भी समीक्षा शुरू कर दी। और फिर ठंडे रिकॉर्ड के पन्नों से एक भयानक पैटर्न धीरे धीरे सामने आया। पिछले 2 वर्षों के भीतर मुंबई इंटरनेशनल अस्पताल में अज्ञात कारणों से होने वाली मौतों की संख्या असामान्य रूप से अधिक थी। पीड़ित सभी वे मरीज थे जिन्हें सामान्य सर्जरी या उपचार के बाद ठीक हो जाना चाहिए था। ये सभी मौतें शाम की शिफ्ट या सप्ताहांत पर हुईं, जब अस्पताल में चिकित्सा कर्मचारियों की संख्या सबसे कम होती थी। सभी पीड़ित वंचित पृष्ठभूमि के लोग थे। गरीब मजदूर जिनकी दूसरी चिकित्सा राय मांगने या अस्पताल की उपचार प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने की संभावना कम थी। और सबसे भयानक सामान्य बात, ये सभी उन कमरों में हुई जहां सुरक्षा कैमरों ने एक अज्ञात मेडिकल वर्दी पहने व्यक्ति को ठीक शिफ्ट बदलने के समय आते हुए दिखाया था। अपराध की तस्वीर अब बहुत बड़ी हो गई थी। अनन्या न केवल एक विषाक्तता के मामले की एकमात्र गवाह थी, वह एक सीरियल किलर का चेहरा देखने वाली एकमात्र व्यक्ति हो सकती थी। एक दुष्ट दानव जो वर्षों से एक प्रतिष्ठित अस्पताल के दिल में काम कर रहा था और किसी को पता नहीं था। पूरे अस्पताल की सुरक्षा और शायद उन मृत आत्माओं के लिए न्याय अब एक 7 साल की बच्ची के छोटे कंधों पर टिका था। अस्पताल के सुरक्षा कक्ष में, जो अब एक अस्थायी कमांड सेंटर बन गया था, तनाव इतना अधिक था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। डॉ. वर्मा चिंतित चेहरे के साथ इधर उधर टहल रहे थे। उन्होंने इंस्पेक्टर कविता से कहा, इंस्पेक्टर, हमारे पास एक बहुत ही गंभीर समस्या है। विक्रम सिंह की हालत स्थिर हो गई है, लेकिन अपराधी को यह नहीं पता है कि हमने जहर की पहचान कर ली है। अगर वह
अभी भी सोचता है कि वह एक रहस्यमयी बीमारी से धीरे धीरे मर रहा है तो बहुत संभावना है कि वह काम खत्म करने के लिए फिर से आएगा। इंस्पेक्टर कविता ने उन्हें देखा। उनकी तेज आंखों में एक ठंडे दृढ़ संकल्प की चमक थी। उन्होंने दृढ़ता से जवाब दिया, डाओ वर्मा, मैं ठीक यही उम्मीद कर रही हूं। एक साहसिक और जोखिम भरा योजना बनाई गई। अस्पताल प्रबंधन के पूर्ण सहयोग से वे पूरे वीआईपी क्षेत्र को एक बड़े मंच में बदल देंगे और विक्रम सिंह के जीवन को ही चारा के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अस्पताल आधिकारिक घोषणाएं जारी करता रहेगा जिसमें अरबपति की स्थिति को अभी भी गंभीर और अज्ञात कारण बताया जाएगा, लेकिन अंदर एक घने निगरानी नेटवर्क को गुप्त रूप से बिछाया जाएगा। इस क्षेत्र में आने जाने वाले हर व्यक्ति पर कई छिपे हुए कैमरों और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों द्वारा नजर रखी जाएगी। इस निगरानी रणनीति को बनाने में अनन्या अप्रत्याशित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाहकार बन गई। इंस्पेक्टर कविता उस छोटी लड़की की अवलोकन और याद रखने की क्षमता से बहुत हैरान थीं। वह अक्सर शाम को मिलने के समय आती थी। अनन्या ने पुलिस अधिकारियों को समझाया। उसने कहा था कि उस एक पीसने की दैटकर कार डैक्सान समय मरीजों के परिवार के बहुत से लोग आते जाते हैं और शोर होता है। इससे उसके लिए अपने विशेष काम के लिए भीड़ में घुलना मिलना आसान हो जाएगा और दूसरी नर्सों का ध्यान भी नहीं जाएगा। उस छोटी लड़की के शब्दों ने पुलिस को अपराधी के सबसे दाय के छलीजेदत के भाज पोड़ पा रहे हैं संभावित कार्रवाई के समय का निर्धारण करने में मदद की। जाल को शाम की शिफ्ट के दौरान बिछाने का फैसला किया गया। वह समय जब अस्पताल में आमतौर पर कम कर्मचारी होते हैं और अजनबी के लिए बिना पता चले घूमने के अधिक अवसर होते हैं। जैसे ही रात हुई, मंच तैयार होने लगा। कुछ पुलिसकर्मी मरीजों के रिश्तेदारों के वेश में चिंताजनक चेहरों के साथ वेटिंग एरिया की बेंचों पर बैठ गए, कभी उठकर टहलने लगते। कुछ अन्य रखरखाव कर्मचारियों की वर्दी में उपकरणों की ट्रॉली धकेलते हुए गलियारे में बिजली और पानी की व्यवस्था की जांच करने का नाटक कर रहे थे। पूरा वीआईपी क्षेत्र, जो आमतौर पर शानदार और शांत होता है, अब चुपचाप एक जाल में बदल गया था। बस बड़ी मछली के खुद ही फांसने का इंतजार कर रहा था। ठीक 7:43 बजे निगरानी कक्ष में दर्जनों कैमरा स्क्रीन में से एक पर एक छोटा सा बिंदु दिखाई दिया। मेडिकल वर्दी में एक व्यक्ति मास्क और सर्जिकल कैप पहने हुए पार्किंग गैराज के पास के आंतरिक रास्ते से अभी दाखिल हुआ था। यह व्यक्ति गलियारों से आत्मविश्वास और पेशेवर तरीके से गुजर रहा था। कभी कभी अन्य मेडिकल स्टाफ को सिर हिलाकर नमस्कार भी करता था। उनके हाथ में एक छोटा काला मेडिकल बैग था। यह वही है, इंस्पेक्टर कविता ने फुसफुसाया। उनकी आंखें स्क्रीन से नहीं हटीं। हालांकि छवि बहुत स्पष्ट नहीं थी, लेकिन कद, काठी और ऊंचाई अनन्या द्वारा वर्णित स्केच से मेल खाती थी। जैसे ही कैमरा उनके पीछे गया, एक पल के लिए गलियारे की रोशनी ने एक लाल रंग की चमक को प्रतिबिंबित किया। लाल फ्रेम का चश्मा। अब कोई संदेह नहीं था। संदिग्ध सीधे विक्रम सिंह के कमरे की ओर बढ़ रहा था। चुना गया समय इससे बेहतर नहीं हो सकता था। ठीक उस समय जब नर्सें शिफ्ट बदल रही थीं। यह वह सुनहरा क्षण था जब मेडिकल स्टाफ का ध्यान सबसे ज्यादा बौंटा होता है, जिससे एक घातक सुरक्षा चूक पैदा होती है। अपराधी को विश्वास था कि वह एक असहाय शिकार के पास एक असुरक्षित कमरे में जा रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस कमरे के अंदर विक्रम सिंह पूरी तरह से होश में थे और 24/7 पुलिस सुरक्षा में थे। वह व्यक्ति कमरे के दरवाजे के सामने रुका। स्क्रीन के माध्यम से इंस्पेक्टर कविता देख सकती थीं कि उनके दस्ताने पहने हाथ धीरे धीरे दरवाजे के हैंडल की ओर बढ़ रहे थे। कमांड रूम में सभी के दिल की धड़कन रुक गई। जिस क्षण संदिग्ध की उंगलियां दरवाजे को छूने वाली थीं, इंस्पेक्टर कविता ने अपना वॉकी टॉकी मुंह के पास लाकर एक तेज और दृढ़ आवाज में कहा, एक्शन।
लगभग तुरंत शांत गलियारा अचानक फट पड़ा। उदास बैठे मरीजों के रिश्तेदार अचानक खड़े हो गए। रखरखाव कर्मचारियों ने अपनी ट्रॉली एक तरफ फेंक दी। आसपास के कमरों के दरवाजे एक साथ खुल गए। एक पल में संदिग्ध को हर दिशा से पुलिसकर्मियों ने घेर लिया। पुलिस, हिलना मत। एक तेज आवाज गूंजी जिसने अस्पताल की चुप्पी को तोड़ दिया। हाथ ऊपर करो, जाल बिछ चुका था। दुष्ट दानव आखिरकार रोशनी में आ गया था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि सबसे भयानक बात अभी बाकी थी। पुलिस टीम की उम्मीद के विपरीत संदिग्ध ने आत्मसमर्पण नहीं किया। जैसे ही आदेश की आवाज गूंजी, वह व्यक्ति अचानक एक घायल तेंदुए की तरह तेजी से मुड़कर गलियारे के अंत में आपातकालीन निकास की ओर भागा। रुको, भागना मत। इंस्पेक्टर कविता चिल्लाईं, टीम का नेतृत्व करते हुए पीछा किया। अस्पताल की ठंडी कंक्रीट की सीढ़ियों में एक सांस रोक देने वाला पीछा शुरू हुआ। भागने वाले और पुलिस टीम के तेज कदमों की आवाज बंद जगह में गूंज रही थी, जिससे निराशा और पीछा करने का एक सिम्फनी बन रहा था। संदिग्ध अस्पताल के लेआउट से बहुत परिचित लग रहा था। हर मोड़, हर रास्ता गणना किया हुआ था, लेकिन हाथ में भारी मेडिकल बैग ने उनकी गति को धीमा कर दिया था। पीछा 7 मंजिलों तक चला, शानदार वीआईपी विंग से लेकर नीचे के बेसमेंट तक। रुको, भागने का कोई रास्ता नहीं है। इंस्पेक्टर कविता चिल्लाईं जब वे भूतल के करीब पहुंचे। पूरे अस्पताल को सील कर दिया गया है। जैसा कि उन्होंने कहा था, जब संदिग्ध ने भूतल पर दरवाजा खोला तो उन्हें रुकना पड़ा। सभी निकासों को अन्य पुलिस अधिकारियों ने रोक दिया था। वे एक कोने में फंस गए थे। वह व्यक्ति धीरे धीरे मुड़कर इंस्पेक्टर कविता और उनकी टीम का सामना करने लगा। अब घबराहट के बजाय एक अजीब शांति थी। धीमी, जानबूझकर की गई हरकतों के साथ उन्होंने अपने चेहरे को ढंकने वाली सर्जिकल कैप और मेडिकल मास्क को उतारा। एक पल के लिए पूरी पुलिस टीम ने सांस रोक ली। जो चेहरा सामने आया वह किसी अजनबी हत्यारे का नहीं, बल्कि इस अस्पताल में एक बहुत ही परिचित, सम्मानित चेहरा था। वह डॉ. नेहा थीं, एक प्रतिभाशाली एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो यहाँ 6 साल से काम कर रही थीं। इंस्पेक्टर कविता आश्चर्य से स्तब्ध रह गईं। उन्होंने जांच के दौरान डॉ. नेहा से 2 बार सीधे पूछताछ की थी। वह बहुत सहयोगी और पेशेवर लगी थीं। यहाँ तक कि विक्रम सिंह की रहस्यमयी बीमारी के बारे में कुछ उपयोगी चिकित्सा सिद्धांत भी दिए थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि भेड़िया भेड़ों के झुंड में ही छिपा होगा। अपराधी वही था जिस पर वे भरोसा करते थे। तुम लोग नहीं जानते कि तुमने अभी क्या किया है, डॉ. नेहा ने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडी शांति थी। उसका हाथ अभी भी मेडिकल बैग पर था। विक्रम सिंह कोई निर्दोष अरबपति नहीं है। वह मेरे भाई की मौत का कारण है। तुम क्या कह रही हो, डॉ. नेहा? इंस्पेक्टर कविता ने अपनी स्थिति बनाए रखी, बंदूक अभी भी लक्ष्य पर थी। 3 साल पहले, डॉ. नेहा ने बताना शुरू किया। उसकी आवाज में कड़वाहट भरी थी। विक्रम सिंह की कंपनी गिगाटेक ने बीमारियों का निदान करने के लिए एक एआई प्रणाली विकसित की थी। मेरा भाई डेविड उस परियोजना के प्रमुख प्रोग्रामरों में से एक था। उसने पाया कि इस प्रणाली में घातक खामियां थीं। इसे अमीर मरीजों के लिए महंगे उपचारों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोग्राम किया गया था, जबकि यह अक्सर गरीब मरीजों में गंभीर बीमारियों का गलत निदान करता था। जब डेविड ने गरीबों की रक्षा के लिए इस सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की, तो विक्रम सिंह ने उसे बेरहमी से निकाल दिया और अपनी शक्ति का उपयोग करके उसे पूरे प्रौद्योगिकी उद्योग में ब्लैकलिस्ट कर दिया। मेरे भाई को कहीं भी नौकरी नहीं मिली। उसने अपना अपार्टमेंट खो दिया, अपना बीमा खो दिया, सारी उम्मीद खो दी। 18 महीने पहले उसने आत्महत्या कर ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि विक्रम सिंह ने अपनी कंपनी के मुनाफे की रक्षा के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई की दुखद कहानी ने
माहौल को भारी कर दिया। लेकिन इंस्पेक्टर कविता ने एक कानून प्रवर्तन अधिकारी की तरह अपनी समझदारी बनाए रखी। तुम्हारा दर्द हत्या को सही नहीं ठहरा सकता, उसने दृढ़ता से कहा। तो फिर रमेश मार्टिनेज का क्या? अनन्या के पिता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? यह सुनकर नेहा के चेहरे पर एक विकृत ठंडी मुस्कान आ गई। रमेश मार्टिनेज, उसने तिरस्कार से कहा, वह तो बस एक अभ्यास सत्र होना था। इस क्रूर स्वीकारोक्ति ने इंस्पेक्टर कविता और उनकी टीम को बीमार महसूस कराया। मुझे साइनाइड द्वारा विषाक्तता की विधि को पूर्ण करना था ताकि मैं सटीक खुराक और उपयोग की आवृत्ति को समझ सकूं, ताकि यह सबसे प्रभावी हो। नेहा ने कहा। उसकी आवाज इतनी शांत थी जैसे कोई वैज्ञानिक अपने प्रयोग पर रिपोर्ट कर रहा हो। मैंने उसे इसलिए चुना क्योंकि वह गरीब था, उसके पास पूरे पहचान पत्र नहीं थे। कोई भी सवाल नहीं उठाएगा जब एक निर्माण मजदूर अपने पेशे से संबंधित बीमारी से बीमारी से जाएगा। उसके शब्दों में क्रूरता ने इंस्पेक्टर कविता के पेट में ऐंठन पैदा कर दी। एक निर्दोष पिता एक परिवार के स्तंभ को अपने हत्या के योजना के लिए एक गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल करना। वह सिर्फ एक बदला लेने वाली नहीं थी, वह एक दानव थी जिसमें कोई मानवता नहीं बची थी। अंतिम सत्य उजागर हो गया था और यह किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक और क्रूर था। 3 हफ्ते बाद जब भयानक मामले के झटके धीरे धीरे शांत हो गए तो मुंबई अपनी सामान्य व्यस्त जीवन शैली में लौट आया। मुंबई इंटरनेशनल अस्पताल में एक विशेष रोगी कक्ष में, जिसकी बड़ी खिड़की हरे भरे बगीचे को देखती थी, एक भाग्यपूर्ण मुलाकात की व्यवस्था की गई थी। विक्रम सिंह हालांकि अभी भी ठीक होने की प्रक्रिया में व्हील चेयर पर थे, बहुत बेहतर दिख रहे थे। उनके चेहरे पर अब मौत के करीब होने की पीली छाया नहीं थी, बल्कि एक गहरा चिंतन और कृतज्ञता थी। जब लक्ष्मी अनन्या को लेकर कमरे में आई तो विक्रम सिंह ने तुरंत अपनी व्हील चेयर उनकी ओर घुमाई और उनकी आंखें भर आईं। पिछले कुछ हफ्तों ने उन्हें यह समझने के लिए पर्याप्त समय दिया था कि इस 7 साल की बच्ची ने क्या किया था, उसे क्या क्या सहना पड़ा था, और उसकी हिम्मत ने एक ऐसी काली सच्चाई को उजागर किया था जो उसकी अपनी जान से भी कहीं बड़ी थी। अनन्या ने आज एक साधारण नीले रंग की पोशाक पहनी थी जो उसकी मां ने अभी अभी खरीदी थी। उसने अभी भी अपना पुराना घिसा पिटा टेडी बियर पकड़ रखा था। वह थोड़ी शर्मा रही थी लेकिन बहुत साहसी भी लग रही थी। अनन्या, विक्रम सिंह ने कहा, उनकी आवाज अभी भी वेंटिलेटर पर लंबे दिनों के बाद थोड़ी कमजोर थी। मैं हमेशा से तुम्हें धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन सच कहूं तो मेरे पास दुनिया में कोई शब्द नहीं है जो यह बता सके कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। अनन्या धीरे धीरे पास आई। उसने बच्चों जैसी ईमानदारी से पूछा, अंकल, क्या आप अब बेहतर महसूस कर रहे हैं? क्या आपके फेफड़े अब ठीक से सांस ले पा रहे हैं? क्या आपके खाने में अभी भी कड़वे बादाम का स्वाद आता है? एक सच्ची मुस्कान। इस बुरे सपने के शुरू होने के बाद पहली मुस्कान विक्रम सिंह के होठों पर खिली। तुम्हारी वजह से मेरे मुंह में अब कोई कड़वाहट नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। वह एक पल के लिए रुके और फिर एक गंभीर चेहरे के साथ आगे कहा, लेकिन अनन्या, मुझे तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बतानी है। उन्होंने बगल में रखे दस्तावेजों का एक ढेर उठाया। नेहा के गिरफ्तार होने के बाद मैंने अपने सबसे अच्छे जांचकर्ताओं से उसकी कंपनी के एआई सिस्टम के बारे में उसके सभी आरोपों की समीक्षा करने के लिए कहा। उनकी आवाज पश्चाताप से भारी थी और अनन्या, वह सही थी। हमारे मेडिकल डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर में वास्तव में खामियां थीं जिन्होंने गरीब मरीजों को नुकसान पहुंचाया, जिनके पास सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवा की सुविधा नहीं थी। मैंने उन सभी एआई कार्यक्रमों को पूरी तरह से बंद कर दिया है और मैं यह सुनिश्चित करने के लिए
एक चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना कर रहा हूं कि जो तुम्हारे पिता और नेहा के भाई के साथ हुआ वह फिर कभी किसी के साथ न हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहता हूं। उन्होंने अनन्या को एक बहुत ही औपचारिक रूप से मुद्रित पत्र दिया जिस पर विक्रम सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट का लोगो था। अनन्या, तुम हमारे ट्रस्ट की पहली बाल सुरक्षा राजदूत होगी। तुम्हारा काम यह सुनिश्चित करना होगा कि जब बच्चों के पास अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य के बारे में कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण हो तो बड़ों को सुनना होगा, सच में सुनना होगा। अनन्या की आंखें नियुक्ति पत्र को देखकर चौड़ी हो गईं। भले ही वह उसमें लिखे जटिल शब्दों को पूरी तरह से नहीं पढ़ सकती थी। जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देश भर के अस्पतालों को अपने डॉक्टरों और नर्सों को फिर से प्रशिक्षित करना होगा ताकि वे ध्यान दें जब कोई बच्चा कुछ गलत महसूस करे। इसका मतलब है कि हम तुम्हारे जैसे बच्चों को अपने माता पिता की स्वास्थ्य सेवा में आवाज देने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाएंगे। और इसका यह भी मतलब है कि तुम्हारे पिता का जाना कई अन्य परिवारों के माता पिता और बच्चों की जान बचाने में मदद करेगा। लक्ष्मी बगल में खड़ी थी। आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। उसके पति की अन्यायपूर्ण मौत जो लगभग भुला दी गई थी, अब इसी तरह की त्रासदियों को रोक सकती थी। एक और बात, अनन्या, विक्रम सिंह ने आगे कहा, मैंने तुम्हारे पिता रमेश मार्टिनेज के बारे में पता किया है। मुझे पता चला है कि तुम्हारे पिता शहर के सबसे सम्मानित निर्माण मजदूरों में से एक थे। उन्होंने 3 अस्पताल, 2 स्कूल और एक बच्चों का सांस्कृतिक केंद्र बनाने में मदद की थी। तुम्हारे पिता एक अच्छे आदमी थे जिन्होंने इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया। उन्होंने अनन्या को एक दूसरा दस्तावेज दिया। यह उनके पिता के नाम पर एक स्मारक छात्रवृत्ति कोष स्थापित करने का निर्णय था जो भविष्य में डॉक्टर नर्स बनने का सपना देखने वाले गरीब बच्चों के लिए था। हर छात्र जगह बनाया साल जो बच्चे लोगों की जान बचाना चाहते हैं उन्हें कॉलेज जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम सब मिलकर तुम्हारे पिता को याद करेंगे और उस प्यार को याद करेंगे जो उन्होंने अपने परिवार को दिया था। अनन्या ने विक्रम सिंह की ओर देखा। उसकी आंखों में दुख और उम्मीद दोनों की चमक थी। अंकल, क्या भविष्य में लोग सच में बच्चों की बात सुनेंगे? गरीब बच्चों की भी, उन बच्चों की भी जिनके पिता नहीं हैं। हाँ अनन्या, मैं तुमसे वादा करता हूं कि वे सुनेंगे, विक्रम सिंह ने दृढ़ता से कहा। क्या तुम जानती हो कि मैं यह वादा करने की हिम्मत क्यों कर रहा हूं? क्योंकि तुमने खुद साबित कर दिया है कि उस दिन अस्पताल में सबसे बुद्धिमान, सबसे बहादुर और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई प्रसिद्ध डॉक्टर या अमीर मरीज नहीं था, बल्कि एक 7 साल की बच्ची थी जिसने हार मानने से इनकार कर दिया, जिसने लोगों को बचाने की कोशिश करना बंद नहीं किया, भले ही कोई भी वयस्क उसकी बात नहीं सुन रहा था। तुमने सभी को दिखाया है कि ज्ञान और साहस उम्र या पैसे पर निर्भर नहीं करते। 6 महीने बाद मुंबई इंटरनेशनल अस्पताल के बड़े सभागार में अनन्या देश भर के सैकड़ों डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल प्रबंधकों के सामने मंच पर खड़ी थी। वह अभी भी केवल 7 साल की थी, लेकिन माइक्रोफोन के माध्यम से उसकी आवाज में एक अजीब वजन था जिससे पूरा हॉल खामोश होकर सुन रहा था। जब कोई बच्चा आपसे कहता है कि कुछ गलत है, तो कृपया यह न कहें कि हम समझने के लिए बहुत छोटे हैं, अनन्या ने कहा। उसके शब्द दुनिया भर के चिकित्सा सम्मेलनों में सीधे प्रसारित हो रहे थे। कभी कभी हम उन चीजों को देख लेते हैं जिन्हें बड़े लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कभी कभी हम ही वे होते हैं जो वास्तव में ध्यान दे रहे होते हैं। दर्शकों की पंक्ति में लक्ष्मी ने अपनी बेटी को गर्व और असीम आश्चर्य के साथ देखा। उस बच्ची ने अपने दर्द को एक मिशन में बदल दिया था, अपने जीवन के सबसे बुरे अनुभव को दुनिया को बदलने की प्रेरणा में बदल दिया था। मेरे पिता वापस नहीं आ सकते,
अनन्या ने निष्कर्ष निकाला। उसकी आवाज स्थिर और मजबूत थी। लेकिन क्योंकि अब से आप लोग बच्चों की बात सुनेंगे, इसलिए दूसरे पिता और माता अपने परिवारों के पास घर लौट पाएंगे। इस तरह हम यह सुनिश्चित करते हैं कि जो लोग चले गए हैं, उन्हें भुलाया नहीं जाएगा। हम उनकी मदद करते हैं कि वे दूर चले जाने के बाद भी सभी की रक्षा करते रहें। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अनन्या वह छोटी लड़की जिसने एक ऐसे रहस्य को सुलझाया था जिसमें दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, मुस्कुराई। एक शांत और आत्मविश्वासी मुस्कान एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सीखा था कि कभी-कभी एक कमरे में सबसे छोटी आवाज ही वह आवाज होती है जो सबसे महत्वपूर्ण बात कह रही होती है। आप सब कहां से हमारी यह कहानी सुन रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? ईश्वर से प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो हमारे साथ जरूर साझा करें। हम सब आपकी कहानी सुनना चाहेंगे।